फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि तुम सब ठीक हो और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे हो एग्ज़ाम्स की। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक और पेपर है आपका, जिसका नाम है BEGC वुमेंस राइटिंग। ठीक है, जो फेमस वुमेंस नहीं है राइटिंग में, लिटरेचर में, तो उनके बारे में ये पेपर है। उनके बारे में हमें ये सब क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके लिए। 3 घंटे का पेपर है। मैक्सिमम मार्क्स विल बी 100। ओके, सो दिस क्वेश्चन पेपर इज़ स्प्लिट इनटू थ्री सेक्शन। 3 पार्ट्स में बटा हुआ है, ABC एज यूजुअल। तो ऑल सेक्शंस आर कंपलसरी। सारे सेशन कंपलसरी करने हैं, मतलब हर सेशन से जो है आपको क्वेश्चंस करने कंपलसरी है। सो दे आर इंटरनल चॉइसेस इन ऑल सेक्शन, बट आपको चॉइस मिलेगी उसमें। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये आपको एनी 4 करने हैं। ये आई थिंक 5 to 6 हैं स्टेंजास। सो आपको कोई 4 करने हैं। ठीक है, 100 से 150 वर्ड्स में लिखना है और 5 नंबर का आपका एक स्टेंजा होने वाला है। तो एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो रेफरेंस देना है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट में देना है आपको सारा। पहला देख लेते हैं। आई मीज एवरी ग्रीफ आई मीट विद नैरो प्रोबिंग आइज, आई वंडर इफ इट वेट्स लाइक माइन और हैज़ एन ईजियर साइज। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस पोएम का नाम क्या है। ठीक है, एंड हु इज़ द पोएट, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ आपको जब हम स्टेंजास की बात कर रहे होते हैं। तो ये जो पोएम है, पोएम का नाम है आपका आई मेजर एवरी ग्रीफ आई मीट। ये ही जो है पोएम है। ठीक है, दिस इज़ द पोएम। और जो पोएट है वो है एमिली डिकिंसन्स। ओके, एमिली डिकिंसन्स। ठीक है, ये हमारी पोएम होने वाली है और ये हमारे पोएट हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बता रही हैं जो ये पोएट हैं, ये क्या बताना चाह रही हैं? वो कह रही हैं कि जो द स्पीकर रिफ्लेक्ट्स ऑन द सब्जेक्टिव नेचर ऑफ ग्रीफ, दुख का जो स्वभाव है ना, जो नेचर है दुख का, उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। एंड शी इज सजेस्टिंग दैट दे कंस्टेंटली कंपेयर देयर ओन सोरो टू दैट ऑफ अदर्स। मतलब वो अपने दुख को दूसरों के दुख के साथ क्या करते हैं, हमेशा कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, कंस्टेंटली कंपैरिजन करते रहते हैं। तो द नैरो, जो ये वर्ड आया ना, और जो प्रोबिंग आइज हैं, इसका मतलब है दीज थिंग्स इंडिकेट डिटेल्स या डिटेल्ड, और यू कैन से ऑलमोस्ट एनालिटिकल वे ऑफ लुकिंग एट ग्रीफ। मतलब ग्रीफ को या दुख को देखने का एक डिटेल, मतलब बारीकी से देखने को इसमें यहाँ पे बताया जा रहा है। इसको मतलब इंडिकेट कर रहे हैं, इसे सिम्बोलाइज कर रहे हैं एक तरह से। ठीक है, और एज दो मेजरिंग और असर्टिंग, यू कैन से एज दो मेजरिंग और असर्टिंग इट टू डिटरमाइन इफ़ इट इज़ एज हैवी एज देयर ओन। मतलब इसको ये भी बताया जा रहा है कि ये जो दुख होता है ये उतना ही भारी होता है, जैसे कि उस चीज़ को डिटरमाइन करती हैं ये लाइन कि एज इफ़ इट्स हैवी एज देयर ओन। मतलब दूसरों के दुख को वो इस तरह से फील करते हैं जैसे वो उनका अपना दुख है। बाई वंडरिंग वेदर ग्रीफ अदर्स ग्रीफ वेव्स लाइक माइन, ये जो लाइन्स हैं, इसका मतलब है कि द स्पीकर इज़ एक्सप्लोरिंग द आइडिया दैट पर्सनल पेन इज़ हार्ड टू क्वान्टिफाई। कि जो अपना खुद का दुख होता है ना, उसको हम नाप तोल सकते हैं, कह सकते हैं, बता सकते हैं कि ज़्यादा है, कम है। एंड वी ऑफन वंडर इफ़ अदर्स सफ़र इन द सेम वे वी डू। ठीक है, बट हमें ये आश्चर्य होता है जब हम दूसरों की जब तकलीफ़ों को देखते हैं, दूसरों को जब उसी तकलीफ़ में हम सफ़र करते हुए देखते हैं, तो हमें थोड़ा सा एक आश्चर्यजनक सा होता है। मतलब ये है कि जब हम अपने किसी तकलीफ़ को फील कर रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि हम उस तकलीफ़ के बारे में वो कितनी डीप है या नहीं है। बट जब हम किसी और को देखते हैं ना सेम सिचुएशन में, तो हमें थोड़ा सा वंडर होता है, वी फील वंडर। तो जो राइटर हैं वो यही बताना चाह रहे हैं इसके बारे में। ओके, ये हमारा एक स्टेंजा हो गया। सेकंड देख लेते हैं। ओके, ये लास्ट लाइन रहेगी, और हैज़ एन ईजियर साइज। यहाँ पे ये जो नोशन ऑफ एन ईजियर साइज, इसका मतलब है कि देयर मे बी डिफरेंट डिग्रीज ऑफ और टाइप्स ऑफ ग्रीफ। मतलब कि अलग अलग टाइप के जो है ग्रीफ हो सकते हैं, बट द स्पीकर इज़ लेफ्ट टू वंडर वेदर अदर सफरिंग इज़ ईजियर टू बियर और मोर प्रोफाउंड दैन देयर ओन। ओके, ये लाइन रह गई थी। चलो अब नेक्स्ट स्टेंजा देख लेते हैं कौन सा है।
इसमें मैं वही स्टैंजर्स करवाऊंगी जो इंपॉर्टेंट हैं और जिनके आने के चांसेस रहते हैं, जो रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, ये कर लेते हैं। इट वॉइसेस माई जॉयस, माई लॉन्गिंग्स, माई होप्स, एंड इट इज़ यूजफुल टू मी एज कॉविंग. It is cause or roaring to the lions, it human speech, the speech of the mind that is here and not there, a mind that sees and hears and is aware. So ये जो पोएम है, इस पोएम का नाम है एन इंट्रोडक्शन, और जो इसके राइटर हैं उनका नाम है कमला दास. कमाला दास बोल सकते हो, कमला दास बोल सकते हो. ठीक है, ये है. तो जो पोएट, जो ये पोएट्स हैं, इसमें शी describing about poets on mental health, okay, and emotional state of mind. ठीक है, as she age it, मतलब जैसे उनकी उस जब पोएट की जैसे एज हो रही होती है ना, और she pushes back against patriarchal society, मतलब जो एक पितरात्मक एक सत्ता होती है ना, उसकी तरफ ये एक थोड़ा सा उस चीज़ के बारे में बात की जा रही है. तो जो है ये एन इंट्रोडक्शन. दिस पोएम बिगिंस विद द स्पीकर, जो हैं ये दास हैं. ठीक है, स्टेटिंग दैट शी नोज ऑल द मेल लीडर्स ऑफ इंडिया. ओके, कि वो जितने भी मेल लीडर्स हैं, मेल लीडर्स सबको जानती है. तो मेल लीडर्स में सिर्फ लीडर नेता ही नहीं होते, लीडर वो हैं जैसे घर के मुखिया भी होते हैं, उनको भी संबोधित किया गया. तो देयर नेम्स आर अ पार्ट ऑफ हर. ठीक है, लॉन्गिंग्स मतलब attribute to their overwhelming power. So this contrasts significantly with the lack of power she felt growing up and getting married at 16. 16 साल की उम्र में शादी हो जाती है. तो she struggled with her identity and is finally able to step away from the traditional role of wife. तो धीरे धीरे जैसे उसको स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी आइडेंटिटी के लिए, और धीरे धीरे क्या होता है कि वो जो ट्रेडिशनल रोल होता है उसका एज ए वाइफ का, उससे वो थोड़ा सा फाइनली मतलब उस एक तरह से उस पिंजरे से वो अपने आप को बाहर निकाल लेती है. सो द पोएट दास डिस्क्राइब्स ऑल्सो द वे दैट मैन आर एबल टू मूव थ्रू द वर्ल्ड विद अ सॉलिड आइडेंटिटी. ओके, दे आर अलाउड देयर चॉइसेस एंड इमोशंस. ठीक है, उनको मतलब राइट होते हैं अपनी चॉइसेस के लिए और अपने इमोशंस के लिए. बट इन द लास्ट लाइन शी पुशेस बैक अगेंस्ट दिस वे ऑफ लाइफ. मतलब वो इन चीज़ों को ना चेंज करना चाहती है, दूर करना चाहती है, कि जहाँ पर सिर्फ मेल्स को ये सारी आज़ादी होती है बट फीमेल्स को नहीं होती है. ठीक है, सो एंड दैट डू नॉट बिलोंग्स टू द मैन शी लव्स, शी टू कैन बी. मतलब जो मेल कर सकते हैं वो फीमेल भी कर सकती है. तो इस तरह से एक तरह से ये इस छोटी सी समरी भी है, और इस इन लाइंस में थोड़ा सा जो पोएम का जो एक निचोड़ था वो भी यहाँ पर बता दिया गया है. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट है her dream like the dreams of a dozen other women, but she woke up before the dream began and then she never fell asleep again. ये वाला कर लेते हैं. So we are doing this. Her dreams like the dreams of a dozen other women, but she woke up before the dream began and then she never fell asleep again. So ये जो poem है ये एक short story का एक part है जिसका नाम है पेनफुल केस. पेनफुल केस ये एक स्टोरी है. ठीक है, उसी की ये पोएम है, और जिसके जो राइटर हैं वो है जेम्स जॉयस. ओके, जेम्स जॉयस. ठीक है, तो इन लाइंस में जो राइटर हैं जो कहना चाह रहे हैं कि जो फर्स्ट लाइन है, जैसे कि आप देख सकते हो, हर ड्रीम्स लाइक द ड्रीम्स ऑफ डजन अदर वुमेन, कि इसमें ये बोला कि एक डजन जो अदर वुमेन्स के जो सपनों की तरह का तात्पर्य यहाँ पर ये बताया गया है कि जो फीमेल की जो आकांक्षाएं होती हैं या जो उनकी एस्पिरेशंस होती हैं आर नॉट यूनिक. ठीक है, और रिफ्लेक्टिंग अ शेयर्ड एक्सपीरियंस ऑफ सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस एंड लिमिटेशंस फेस्ड बाय अदर वुमेन. मतलब कहने का है कि यहाँ पर कई महिलाओं द्वारा मतलब सामाजिक अपेक्षाओं और सीमाओं को अनुभव करने की चीज़ों को यहाँ पर दर्शाया गया है. कहने का मतलब ये है कि जैसे एक दर्जन अन्य महिलाओं के सपनों की तरह. ठीक है, लाइक अ डजन ऑफ अदर वुमेन्स ड्रीम्स का यहाँ पर सीधा सीधा मतलब है कि जो महिलाओं की आकांक्षा है ना वो
अद्वितीय नहीं है, वो अपेक्षित नहीं है, बल्कि ये अन्य महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली जैसे जो सामाजिक अपेक्षाएं और सीमाओं के सिर्फ एक अनुभव को दर्शाता है। ठीक है, उसकी अपनी कोई आइडेंटिटी या उसकी अपनी कोई इच्छाओं को नहीं दिखाता है। बट शी वोक अप बिफोर द ड्रीम बिगिन। तो ये जो महिलाएं हैं ये महिलाओं की अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से स्वीकार करने या अपने लक्ष्यों को, जो उनके लक्ष्य हैं लाइफ के, सबके होते हैं, जैसे हमारे तुम्हारे सबके होते हैं, उनको प्राप्त करने में जो है असमर्थता का प्रतीक है। ठीक है। अच्छा, फिर इसमें थोड़ा सा ये भी है कि जो ये जो लाइन है, द वेकिंग अप बिफोर द ड्रीम स्टार्ट, है ना। सो इसका यहाँ पर थोड़ा सा आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि एज शी कॉन्स्टेंटली इंटरप्टेड बाई सेल्फ डाउट और रियलिटी, है ना, सेटिंग इन बिफोर, तो शी कैन फुली एक्सपीरियंस द फुलफिलमेंट ऑफ हर ड्रीम्स। कि एक तो वो अपने सपनों को जो पूरा करने का जो अनुभव है ना, उस अनुभव को करने से पहले ही वो अपने ऊपर ना एक सेल्फ डाउट और जो रियलिटी में जो बैरियर्स होते हैं या सच्चाई में जो वास्तविकता के जो अवरोध होते हैं, बैरियर्स होते हैं, उनसे वो बाधित होती रहती है। ठीक है, मतलब अपनी जो वो चाहती है, जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहती है, उनसे वो डिस्टर्ब होती रहती है। तो वास्तविकता के जो अवरोधों से बाधित होती रहती है यहाँ पे आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं। एंड देन शी नेवर फेल अस्लीप। तो ये जो पंक्तियाँ हैं ना, ये बताती हैं कि निराशा, इनका जो सिंबोलिज्म किया गया है वो निराशा, ठीक है, एक तो निराशा को दिखाते हैं और खोई हुई क्षमता की भावना को दर्शाते हैं, क्योंकि महिला कभी भी अपने सपनों को पूरी तरह से नहीं जी पाती हैं। तो यहाँ पर यही बताने का कोशिश की जा रही है कि दिस लाइन्स सजेस्ट दैट अ सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट एंड लॉस्ट पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल को दर्शाता है, एज अ वूमन नेवर गेट्स टू फुली लिव आउट हर ड्रीम्स। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया। देन शी हाउ द लेटर्स मूव इन द आइज ऑफ द माइंड देन लीप ओवर बैक टू द वॉल फ्रॉम द पेज ऑफ चैतन्य भागवता यू टर्न फ्रॉम द बुक व्हेन नो वन वॉज लुकिंग। इसको देख लेते हैं। सो ये जो पोएम है, इस पोएम का नाम है एक पहले तो मैं इसके पोइट बता देती हूँ। जो इसके पोइट हैं वो दो पोइट हैं इसके, लक्ष्मी कन्नन एंड इंदिरा संत, ठीक है, लक्ष्मी कन्नन एंड इंदिरा, आप लोग लिख सकते हो साथ साथ सेंट, ठीक है। ये दोनों राइटर हैं इस पोएम के। और ये जो लाइंस हैं, सी हाउ द लेटर फ्रॉम, तो ये एक जो है इट्स अ पेज ऑफ चैतन्य भागवता एंड द टोर फ्रॉम द बुक व्हेन नो वन वॉज लुकिंग। तो चैतन्य भागवता ना एक 16th सेंचुरी एक स्क्रिप्ट है, ठीक है, फ्रॉम द गौड़िया वैष्णव ट्रेडिशन। तो इट इज़ सिमिलर इन कंटेंट टू द चैतन्य चरितमृता एंड assert that चैतन्य was the direct incarnation of कृष्णा, ठीक है। शॉर्ट में बताऊँ तो so basically in this poem, or you can say the summary of this poem is it's a woman to say no to social customs। मतलब लेडीज़ को it's a powerful poem you can say, ठीक है, which asks women to say no to social customs, ठीक है, that expects women to wash themselves of their dreams and their individual identities। मतलब जो अपने सपनों से हाथ धो ले या फिर अपने सपनों को भूल जाए, कुछ ना करे और अपनी आइडेंटिटी को छोड़ दे, ठीक है। तो उस तरह से यहाँ पर एक फीमेल को इंडिकेट किया जा रहा है, उसको बोला जा रहा है ये सारी चीज़ें। सो द पोएम ऑल्सो पेज ए ट्रिब्यूट टू राधा सुंदरी देवीज एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज टू लिसन टू हर हार्ट एंड एजुकेट हर सेल्फ, ठीक है। ये कुछ स्टेंजास थे, ये इंपॉर्टेंट थे, 3 मैंने करवा दिए हैं। बाकी अगर आप 4th करना चाहते हो अपनी नॉलेज के लिए बिल्कुल करना, बाकी जो मुझे लगे इंपॉर्टेंट है वो हो गए हैं। अब हम सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसका। हाँ, अगर वीडियोस ठीक लगती हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक ज़रूर कर देना वीडियोस को, ठीक है, फॉर मोटिवेशन यू नो। ओके, लेट्स गो हेड। सो ये जो सेकंड क्वेश्चन करने वाली हूँ, सेक्शन बी में हम आ गए हैं। आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग।
ये 6-7 क्वेश्चन है इसमें से आपको कोई 4 करने हैं, ठीक है। 200 से 300 वर्ड्स में लिखने हैं। 10 नंबर का आपका क्वेश्चन होने वाला है। पहला ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम वुमन राइटिंग पे कर रहे हैं, तो उसमें से ही एक जो बेस है पेपर का, उसी का जो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है और उसी में से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको डिस्कस कर रही हूँ। सबसे पहले डिस्कस सम ऑफ द थीम दैट वुमेन टेक अप इन देयर राइटिंग्स, ठीक है। इसके बारे में बताना है कि वो जो वुमेन राइटिंग है, जो औरतों की जो लेखनी है, उसमें से उसकी थीम क्या रही है, ठीक है। थीम के बारे में बताना है। तो मैंने पहले ही पॉइंट लिख लिया है, सो थोड़ा सा टाइम बच जाएगा ना, नहीं तो वीडियो ऐसे लिखते होंगे तो काफ़ी लंबी चली जाएगी। सो पहला है जेंडर इन इक्वालिटी। इसके बारे में जो थीम है, एक तो थीम बतानी है ना हमको, तो पहला हम लिखेंगे जेंडर इक्वालिटी। तो अ कॉमन थीम इन वुमेन्स राइटिंग इज़ जेंडर इन इक्वालिटी दैट इज़ एक्सप्लोर्ड इन वर्क्स सच एज द जो हैंडमेड टेल बाय मार्गरेट एटवुड की थी ना, मैं लिख देती हूँ, द हैंडमेड टेल, सॉरी, हैंडमेड्स टेल, ठीक है, बाय, किसने लिखा था? मार्गरेट एटवुड ने। ये नाम सारे याद रख लेना, लिख के आने पेपर में, ठीक है। तो उनकी जो लेखनी में ये सारी चीज़ें देखती है कि जो महिला लेखन है, जो वुमेन राइटिंग है, ठीक है, जो वुमेन राइटिंग है उसमें एक जो कॉमन जो सब्जेक्ट है ना, वो है जेंडर इनक्वालिटी को लिया गया है, ठीक है। और इसने जो मार्गरेट एटवुड है, उनकी जो लिखी हुई बुक है द हैंडमेड्स टेल, ठीक है। इन ऐसी लेखनीज में बहुत आप अच्छे से मतलब देख सकते हो, इन चीज़ों को यहाँ पर मिल जाएंगी। फेमिनिज्म, नारीवाद जिसको हम बोलते हैं, तो जो फेमिनिज्म है या जो वुमेन राइटिंग्स है, उसमें एक जो मेन सब्जेक्ट होता है वो नारीवाद, ये फेमिनिज्म, नारीवाद बोल लो, या फिर उसकी जो पहचान है, उसकी सेक्सुअलिटी है, फेमिनिज्म हो गया, सेक्सुअलिटी हो गया, ठीक है। और ऑटोनॉमी, यहाँ पर हम लिख देते हैं ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी एंड क्रिटिक्स जेंडर नॉर्म्स, ओके। सो कहने का मतलब ये है कि जो नारीवादी साहित्य में ना, एक जो मेन जो सब्जेक्ट रहता है वो नारी की अपनी पहचान या नारीवादी पहचान बोल सकते हो आप, उसकी सेक्सुअलिटी और अपनी स्वायत्तता की खोज करता है, और लैंगिक मानदंडों की आलोचना करता है। जो सेक्सुअलिटी मानदंड होते हैं ना, उनकी एक तो क्रिटिक करता है। फिर जो नारीवादी लेखकों में जो वर्जीनिया वुल्फ, मैं नाम लिख देती हूँ, ठीक है। जो मेन कौन थे, जो नोटेबल फेमिनिस्ट ऑथर्स हैं, इंक्लूडिंग वर्जीनिया वुल्फ, सिमोन एंड टोनी मॉरिसन, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, वर्जीनिया वुल्फ एंड सिमोन, ठीक है, सिमोन डे एंड टोनी मॉरिसन। ये कुछ फेमस राइटर्स रही हैं जो इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। उनकी लेखनी में ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। फिर रोल ऑफ वुमन, औरत की क्या भूमिका है। तो जो वुमन का स्ट्रगल है, वुमन स्ट्रगल एंड एक्सपीरियंसेस आर एन इम्पोर्टेंट थीम, ठीक है, इम्पोर्टेंट थीम है इनके लिटरेचर में। एंड दे कैन सीन इन वर्क्स सच एज लिटिल वुमन एंड प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो इसके बारे में जब आप लिखेंगे तो आप जो पॉइंट्स मैंने बताई हैं अभी, लिटिल वुमन, ठीक है, लिटिल वुमन और प्राइड एंड प्रेजुडिस, प्राइड एंड प्रेजुडिस, ठीक है। ये रोल ऑफ वुमेन आप इन दो बुक्स में, इन दो राइटर्स के में आप देख सकते हो। इक्वालिटी इन लव, चैलेंजिंग मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप्स वर्क्स सच एज जेन एयर एक्सप्लोर्स इक्वालिटी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट इन रिलेशनशिप। मतलब जो पितृसत्तात्मक रिश्तों को चुनौती देते हुए जो जेन आयर, ठीक है, जेन आयर जो है, उन्होंने कुछ ऐसी राइटिंग्स लिखी हैं जिनमें रिश्तों में समानता और अपने सम्मान की खोज करती हैं। इक्वालिटी इन लव, रिस्पेक्ट, ठीक है। फिर सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। सो महिलाओं ने जो राइटिंग करी है ना, जो वुमेन राइटिंग्स है, उसमें एक सामान्य विषय या कॉमन सब्जेक्ट, थीम बोल लो, वो एक तो सामाजिक न्याय की खोज, उनको सामाजिक न्याय मतलब उस पर उन्होंने काफ़ी लिखा है। और जो अगर आप राइटिंग्स में आप अगर राइटर के नाम अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं एलिक वॉकर ने, ठीक है, एलिक वॉकर आप बोल सकते हैं। उनके द्वारा जो उन्होंने लिखा हुआ है द कलर पर्पल,
इस पे तो शायद मूवी भी बनी हुई है, ठीक है। इनका थोड़ा सा रेफरेंस दे देना, मदरहुड पे बता देना, मातृत्व। तो महिलाओं के लेखन में एक जो थीम रही है, एक वो जो मातृत्व को सिमोन, जो हमने यहाँ पे दिया ना, सिमोन डे बोवार, इन्होंने लिखा है द सेकंड सेक्स, ठीक है, द सेकंड सेक्स, ठीक है। इस तरह की जो कृतियों में आप देख सकते हैं, उनकी जो राइटिंग में देख सकते हैं। फिर है नेक्स्ट है सेक्सुअलिटी। सेक्सुअलिटी में आप क्या बताएंगे कि इनके जो राइटिंग का जो एक थीम जो रही है वो सेक्सुअलिटी को दिखाया गया है इसमें। और जो रेडक्लिफ हॉल ने जो एक बुक लिखी है अपनी, वेल ऑफ लोनलीनेस, मैं लिख देती हूँ। इसके बारे में लिख देती हूँ। जो राइटर हैं, आप इनकी बुक पढ़ सकते हो, या जो ये राइटर हैं द वेल ऑफ लोनलीनेस, ये जिनकी राइटिंग है वेल ऑफ लोनलीनेस, मतलब एकाकीपन का कुआं कह सकते हो। या फिर ये राइटिंग, इनके जो राइटर हैं वो है रेडक्लिफ, ठीक है, हॉल। यहाँ लिख देती हूँ। हॉल, ठीक है, ये इनके राइटर हैं। तो ये मैंने कुछ राइटर्स बता दिए हैं, उनकी बुक्स बता दी हैं जिसमें इन चीज़ों को, जो सारे के सारे फीमेल हैं, ठीक है, और इनकी राइटिंग है और उसमें क्या थीम रही है उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। इसको आप अच्छे से लिख के आना, ठीक है। कम से कम 10-12 पॉइंट तो लिख ही देना, क्योंकि 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो ओके, सेकंड देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन करेंगे हम। ये भी इम्पोर्टेंट है, लगभग आता है। बाकी मुझे थोड़े से इसके कम चांसेस लगते हैं, बट मैं फिर भी इसको करा देती हूँ। व्हाट वर मैरी वॉलस्टनक्राफ्ट्स व्यू विद रिगार्ड टू एजुकेशन। तो जो मैरी हैं उनके एजुकेशन के बारे में क्या व्यूज़ हैं। सो जो मैरी वॉलस्टनक्राफ्ट हैं, जो शी बिलीव्स दैट एजुकेशन वाज ए क्रिटिकल टूल फॉर सोशल चेंजेस एंड वुमेन्स राइट। ये उनका कहना था कि एजुकेशन इज़ अ क्रिटिकल टूल फॉर वुमेन्स राइट एक्चुअली, ठीक है, एंड सोशल चेंजेस। ओके, सो अच्छा, इसके बारे में आप जब पॉइंट्स में लिखना चाहेंगे, पहले तो आप बता देंगे कि हाँ, अकॉर्डिंग टू हर द एजुकेशन वाज अ टूल फॉर सोशल चेंजेस। और जो औरतों के अधिकारों के लिए एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट टूल था, ठीक है, आज भी है। सो फर्स्ट पॉइंट हम लिख देंगे यहाँ पर स्ट्रेंथनिंग या इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज़, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट हमारा आ जाएगा स्ट्रेंथन इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज़। तो वॉलस्टनक्राफ्ट जो है, दैट शी बिलीव्स दैट वुमेन्स एजुकेशन शुड एम्फसाइज लॉजिकल रीजनिंग, तर्क शक्ति जिसको बोलते हैं ना, लॉजिकल रीजनिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ओके, थ्रू किसके द्वारा, सब्जेक्ट्स। कौन से सब्जेक्ट्स, लाइक मैथमेटिक्स, मैथ्स हो गया, साइंस, हिस्ट्री, ठीक है, और लिटरेचर और लैंग्वेजेस। तो ये सब्जेक्ट्स को वो बताती हैं कि दीज सब्जेक्ट्स जो हैं, दीज आर एम्फसाइजिंग लॉजिकल रीजनिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जो है, जो औरतों की एक जो सोचने की क्षमता है, या फिर ये कह सकते हो कि उनको इन सब्जेक्ट्स के माध्यम से उनकी तार्किक और जो लॉजिकल सोच पर जोर दिया जाना चाहिए इन सब्जेक्ट्स के थ्रू। तो इसीलिए वो जो इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज़ को वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट मानती हैं। सेकंड पॉइंट लिखेंगे आप, जो प्रैक्टिकल एजुकेशन के बारे में आप लिखेंगे। प्रैक्टिकल एजुकेशन मतलब व्यवहारिक ज्ञान। सो शी बिलीव्स दैट इन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल एजुकेशन इंक्लूडिंग कौन सी, वोकेशनल ट्रेनिंग हो गया, और दूसरा है लाइफ स्किल्स लाइक कुकिंग एंड सीविंग, है ना। ये जो चीज़ें हो गई, सिलाई बुनाई, खाना बनाना, इन चीज़ों को वो इम्पोर्टेंट मानती है। दूसरा, शी ऑल्सो बिलीव्स दैट दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस वुड हेल्प वुमेन बिकम इंडिपेंडेंट,
पहले ऐसे ही होता था ना, एंड ऑटोनोमस, कि अगर मान लीजिए औरतों को खाना बनाना आता था, पहले सिलाई कढ़ाई बुनाई हर चीज़ उनको आती थी, तो ये वोकेशनल ट्रेनिंग के कोर्सेज होते थे, जिससे क्या होता कि वो इंडिपेंडेंट बनती थी, ठीक है, क्योंकि अपना काम आता है तो अपनी जो उनकी जो ट्रेनिंग्स होती थी इन तरह की चीज़ों की, कुकिंग में हो गया या फैशन में हो गया या फिर सिविंग, वो एक ही बात है ना, तो टीचिंग में हो गया, तो ये चीज़ें ना उनको मजबूत बनाती थी अपनी पहचान बनाने के लिए। और दूसरा, इस प्रकार की शिक्षा से जो महिलाओं को फ्रीडम और इंडिपेंडेंट बनने में मदद मिलती थी। थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे ट्रीट इक्वल, ठीक है, ट्रीट इक्वली, मतलब समानता का व्यवहार करना या समान व्यवहार करना, इक्वली ट्रीट करना है औरतों को। तो जो शी ऑल्सो बिलीव्स दैट जो हाई एजुकेशन है उससे महिलाओं को पुरुषों के बराबर माना जाएगा। अगर महिलाओं को सेम एजुकेशन दी जाएगी या फिर हायर एजुकेशन दी जाएगी, उनका ये भी मानना था कि महिलाओं में एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम, ठीक है, इसकी भावना उनके रंग रूप से नहीं, उनके जो कॉम्प्लेक्शन है, ब्यूटी है, उससे नहीं, बल्कि एजुकेशन और लॉजिक से आनी चाहिए। एजुकेशन और लॉजिक, ये उनका मानना था। तो ये फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे जो नेशनल एजुकेशन, जो नेशनल एजुकेशन होता है, नेशनल एजुकेशन में सुधार बोल सकते हो आप। तो उनका मानना था कि जो उनके टाइम की जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें ना जानबूझकर डेलिबरेटली महिलाओं को मतलब डिस्क्वालीफाई कर देना या उनको अयोग्य घोषित कर देना, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि डेलिबरेटली ट्रेंड वुमेन टू बी फ्रिवलस एंड इनकैपेबल, ठीक है। एंड शी ऑल्सो बिलीव दैट रिफॉर्मिंग नेशनल एजुकेशन सिस्टम वुड बेनिफिट ऑल ऑफ द सोसाइटी, कि अगर एजुकेशन सिस्टम में सुधार होगा ना तो ये पूरे समाज के सुधार के लिए एक इम्पोर्टेंट कदम होगा। सो ये था एक क्वेश्चन हमारा, ये हो गया। आई होप तुम्हें समझ आ रहा होगा। प्लीज़ अगर कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना मुझसे, ओके क्योंकि स्क्रीन पे लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन बिना लिखे अगर मैं ऐसे बोलती रहूँगी तो तुम लोग बोर भी हो जाओगे, इसलिए थोड़ा सा राइटिंग होनी चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन है, डू यू एग्री विद द व्यू दैट द चंद्रवती रामायण इज अ साइलेंस्ड टेक्स्ट, वाई? कि जो चंद्रवती रामायण है क्या ये साइलेंस्ड टेक्स्ट है, मतलब इसमें डायलॉग नहीं है, या ये एक खामोश एक कृति बोल सकते हैं, अगर है तो क्यों है, ये बताना है यहाँ पे, ये इम्पोर्टेंट है, इसको करेंगे हम। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा बताऊं कि इसमें एक तरह से ये पूछा जा रहा है कि जो चंद्रवती रामायण है क्या वो एक मौन ग्रंथ है, साइलेंस टेक्स्ट, इसको मौन ग्रंथ भी बोलते हैं, अगर है तो क्यों है। तो इसके बारे में हम बोल सकते हैं कि येस, द चंद्रवती रामायण इज़ अ साइलेंस्ड टेक्स्ट, ठीक है। क्यों है? क्योंकि ये जो साइलेंस टेक्स्ट इसको बोल रहे हैं चंद्रवती रामायण जो है, इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर क्रिटिक्स टू एक्सेप्ट इन ए पेट्रियार्ची सोसाइटी, मतलब इसमें जो उस टाइम जो एक पितृसत्तात्मक समाज था उसमें इसे स्वीकार करना क्या था, कठिन था, हार्ड टू एक्सेप्ट, ओके। सो हम इसमें कुछ पॉइंट्स बना लेते हैं। पहला होगा वुमेन सेंट्रल, या फिर इसमें आप बता देंगे कि हाँ वुमेन सेंटर्ड, ठीक है, महिला केंद्रित बोल सकते हैं। तो ये जो स्टोरी है ना, दिस स्टोरी इज टोल्ड फ्रॉम सीताज पर्सपेक्टिव, ठीक है, सीता के दृष्टिकोण से ये कहानी बोली गई है, सीता, ओके। और ये जो रामायण के जो युद्ध से रिलेटेड और राष्ट्रवादी संस्करणों की तुलना में अधिक जो है धर्मनिरपेक्ष बना दी जाती है। नहीं आया होगा समझ में, अभी बताती हूँ कि दिस स्टोरी जो है, द स्टोरी इज टोल्ड फ्रॉम सीताज पर्सपेक्टिव, मतलब सीता के पर्सपेक्टिव के हिसाब से स्टोरी बनाई गई है, एंड इट इज़ मोर सेक्युलर देन द मैरिटल एंड जिंगोस्टिक वर्जन ऑफ द रामायण, ठीक है। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो रामायण के जो युद्ध से रिलेटेड था ना, रामायण में जो युद्ध हुआ था वो, और राष्ट्रवादी संस्करण जो राष्ट्रवाद दिखाया गया उसमें, उसकी तुलना में अधिक ये सेक्युलर है, सेक्युलर बताया गया है इसमें। मतलब देखा जाए तो
सीता के दृष्टिकोण से है तो देखो महिला केंद्रित तो वैसे ही हो जाती है ये, ठीक है। और फिर सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे सबवर्सिव। सबवर्सिव इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि द स्टोरी सबवर्ट्स द स्टेटस ऑफ वुमन इन इंडिया। कैसे करते हैं? बाय कंपेयरिंग टू द सीता टू द एवरीडे वुमन। मतलब कहने का ये है कि जो कहानी है ये सीता की तुलना तो करती ही है। सीता की तुलना किससे करती है? आम महिलाओं से, ठीक है। आम महिलाओं से तुलना करके भारत में, इंडिया में जितनी भी महिलाओं की स्थिति को कैसे दिखाती है? नेगेटिव, नकारात्मक रूप में दिखाती है, दर्शाती है, ठीक है। थर्ड है इसमें राम की आलोचना, या फिर आप इसको बता सकते हैं कि क्रिटिसाइजिंग टू राम, ठीक है। तो चंद्रवती का जो वर्जन है ना, एंड द स्टोरी क्रिटिसाइजेस राम फॉर हिज एक्शंस विच इज़ रेयर इन अदर वर्जन्स ऑफ द रामायण। मतलब ये है कि चंद्रवती के जो संस्करण है ना, ये जो चंद्रवती रामायण है, इस संस्करण में जो राम के कार्य हैं उनकी आलोचना की गई है। जो रामायण के जो अन्य पार्ट्स हैं उनमें इतना नहीं बताया गया है जितना, मतलब जितनी आलोचना राम की, राम ने जो भी किया, जैसे सीता का त्याग करना, इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, उनकी ना आलोचना की गई है। लेकिन वो जो रामायण के जो अदर पार्ट्स हैं उनमें अलग है वो चीज़, और चंद्रवती रामायण में अलग तरीके से बताया गया है, ठीक है। लास्ट नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे अहेड ऑफ इट्स टाइम। अहेड ऑफ इट्स टाइम मतलब अपने टाइम से आगे की बात करते हैं। तो 16th सेंचुरी द जो पितृसत्तात्मक जो समाज था 16वीं सदी का, ठीक है, 16वीं सदी में जो पितृसत्तात्मक समाज की कहानी को ये एक तेज गति वाली प्रकृति को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। मतलब द 16th सेंचुरी जो पेट्रिचल सोसाइटी कुडंट एक्सेप्ट, जो इस टाइम का जो समाज था ना, वो दैट कुडंट एक्सेप्ट द फास्ट फॉरवर्ड नेचर ऑफ द स्टोरी। ओके, सो इन शॉर्ट आप बोलेंगे कि दैट चंद्रवती रामायण इज एन इनकम्प्लीट वर्क दैट इज स्ट्रक्चरली एंड स्टाइलिटिकली वीक। ओके, फिर भी others says that it is simulating revisit to see a woman thought that Sita felt। मतलब आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये एक अपूर्ण रचना है, आधी अधूरी रचना है, ठीक है, जो संरचनात्मक और शैलीगत दृष्टि से तो कमज़ोर है, बट कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये एक उत्साहवर्धक री राइटिंग है या रीविज़न है कि एक महिला ने सीता के बारे में क्या सोचा होगा। मतलब जो राइटर है ना, उन्होंने सीता के बारे में सोचकर, सीता के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कुछ सोचा होगा या उस टाइम सीता ने क्या सोचा होगा, उस चीज़ को अपनी लेखनी में यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। ओके, ये भी ठीक है क्वेश्चन। डिस्क्राइब पंडिता रमाबाई स्ट्रगल टू फाइंड एंड स्पीक अबाउट ट्रूथ इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पंडिता रमाबाई पे ना हमेशा क्वेश्चन आता है उनके स्ट्रगल के बारे में। तो अब ये वाला देख लेते हैं। तो ये वाला हम कर रहे हैं, इसमें देखो जो पंडिता रमाबाई हैं, पहले तो हम इनके बारे में लिखेंगे रमाबाई, ठीक है। ये एक समाज सुधारक महिला थी, ठीक है, और अब जो महिलाओं के जो राइट्स थे उनकी बात करती थी। और इन्होंने अपने टाइम के जो सामाजिक, जो सोशल और कल्चरल जो मापदंड थे उस टाइम के, जो रूढ़िवादी जो एक सोच थी औरतों के खिलाफ, उसके खिलाफ क्या किया था? स्ट्रगल किया था, ठीक है। इतना उन्होंने क्या किया, हिंदू समाज में जो महिलाओं का जो उत्पीड़न होता था उसके खिलाफ आवाज़ उठाई एंड फॉट फॉर वुमेंस राइट्स ऑल्सो। वुमेंस राइट हो गया, उसकी एजुकेशन हो गई और फ्रीडम। तो बेसिकली जो पंडिता रमाबाई हैं वो जो सोशल रिफॉर्मर एंड वुमेंस rights advocate who struggle against the socio-cultural norms and orthodoxies of her time, ठीक है। She also speak out about the oppression of women in Hindu society। इस चीज़ के लिए संघर्ष किया उन्होंने, and fought for women's rights, education and freedom।
उन्होंने उनके अधिकारों के लिए, शिक्षा के लिए और आज़ादी के लिए उन्होंने संघर्ष किया। सो आप इसमें कुछ पॉइंट लिख देंगे। फॉर एग्जांपल आप एक्सपोज द ऑपरेशन ऑफ वुमन, मतलब जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहे थे ना, उनको क्या किया, उजागर किया। सो रमाबाई कहती हैं कि शी रोट अ बुक दैट डिस्क्राइब द मिजरी ऑफ अपर कास्ट, मतलब यहाँ पर उन्होंने अपर कास्ट की जो महिलाओं के बारे में जो मिजरी है, उनकी जो तकलीफ़ें हैं, हिंदू वुमन, उनके बारे में भी यहाँ पर बताया है अपनी राइटिंग में। और उसके साथ साथ जो जो वधुएं होती हैं, जो जिनकी कम उम्र में शादी हो जाती है, फिर उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो जो बाल वधुएं होती हैं और बाल विधवाओं, ठीक है, उन सहित जो अपर कास्ट की जो महिला होती हैं उनकी भी दुर्दशा का वर्णन किया है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ उस टाइम में जो हम यहाँ 16वीं सदी की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम में सिर्फ जो लो कास्ट की महिलाओं के साथ ही ऐसा होता था, ऐसा नहीं था। अपर कास्ट की महिलाएं भी वही सब झेल रही थी। टोटली जो है जो सोसाइटी थी उस टाइम की, ठीक है, वह उस टाइम में महिलाओं का, सारी महिलाओं की एक सी कंडीशन थी। ओके, सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे फाउंडेड द मुक्ति मिशन, ठीक है, मुक्ति मिशन। मुक्ति मिशन क्या था? मुक्ति मिशन जो था ना, ये रमाबाई ने ही इस्टेब्लिश किया था 1889 में, ठीक है। शी एस्टेब्लिश दिस मुक्ति मिशन टू प्रोवाइड शेल्टर। किस लिए किया था? औरतों को शेल्टर देने के लिए, केयर देने के लिए और वोकेशनल ट्रेनिंग देने के लिए। किन को? कौन सी लेडीज़ थी वो? विडोज़ थी, ठीक है, विडोज़ का था, ऑर्फन्स थी जिनका कोई नहीं था, अनाथ थी, और दोज जो, इसके अलावा वो भी लेडीज़ थी जिनको जो सामाजिक, जिनका बहिष्कार हो चुका था, ठीक है, जिनको बहिष्कृत किया गया था, आप ऐसे बोल, जिनको सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया था, उन लेडीज़ को मुक्ति मिशन उन लेडीज़ के लिए बनाया गया था 1889 में, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखेंगे आर्य महिला समाज। इसकी स्थापना की थी, तो रमाबाई फाउंडेड द आर्य महिला समाज टू प्रोमोट वुमेन्स एजुकेशन, ठीक है, इनकी स्थापना की थी उन्होंने वुमेन एजुकेशन के लिए। फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे आप रेज्ड फंड्स फॉर अ स्कूल। रेज्ड फंड्स किस लिए? फॉर स्कूल। अब यहाँ पर स्कूल की बात करेंगे कि उन्होंने एक स्कूल भी बनाया था और उन्होंने उसके लिए फंड्स भी उनका भी मतलब प्रबंध किया था। टू लॉन्च अ स्कूल फॉर चाइल्ड विडोज़, ठीक है, जो छोटी लड़कियाँ थी जो विडो हो जाती थी। कैसे किया था? थ्रू स्पीकिंग इंगेजमेंट्स एंड नेटवर्क ऑफ सपोर्टर्स। मतलब रमाबाई ने भाषणों के जरिए, ठीक है, भाषणों और समर्थकों का नेटवर्क, जो उस टाइम उनके समर्थक थे ना, उनके नेटवर्क से, उसके माध्यम से जो बाल विधवाएं थी उनके लिए स्कूल शुरू करने के लिए धन जुटाया, फंड्स जुटाया, ठीक है। फिर इससे नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, इसका सिक्स्थ पॉइंट आ जाएगा रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट एंग्लिकन डॉगमास, ठीक है, रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट एंग्लिकन डॉगमास। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो एंग्लिकन सिद्धांतों को स्वीकार करने से इनकार कर देना। तो रमाबाई ने जो एंग्लिकन सिद्धांत थे या उनके जो ये जो चमत्कार कह सकते हो, उनको स्वीकार करने से, एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, और जो एक अपना प्रमुख सिद्धांत के रूप में जोड़ दिया, जिनको बोलते थे कि आप बोल सकते हो सरमन ऑन द माउंट, सरमन ऑन द माउंट, ठीक है, ये उन्होंने सिद्धांत दिया था, उसके प्रिंसिपल्स थे, उनके प्रिंसिपल्स थे, तो इस पर वो मतलब प्रभावशाली अपना मत रखती थी। तो रमाबाई इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द इंडियाज़ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन फॉर रिफॉर्मर्स। ये ज़रूर लिख के आना, ठीक है, रिफॉर्मर्स, ठीक है। हमारे 5 क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे अब सेक्शन सी में से, ठीक है। बी में से एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है, वो लगानी है मुझे, ठीक है। अटैम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग 400 to 500 वर्ड्स में। कोई 2 क्वेश्चन करने हैं सी पार्ट में से आपको 400 से 500 वर्ड में। अच्छा, ये बड़े क्वेश्चन है। पहले देखो, अभी तक जो भी पहला और सेकंड जो ए और बी पार्ट किए ना, उनमें जो मार्क्स थे कम थे, बट ये जो सी सेक्शन है ना, इसको ध्यान से करना, क्योंकि इसमें 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, ठीक है। ये आपकी पूरी एग्रीगेट को डिस्क्राइब करने वाली है, डिसाइड करने वाली है ये नंबर। तो इन क्वेश्चंस पर ज़रा ध्यान देना। तो पहले वाला करेंगे हम, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। व्हाट डू एंजेलास डायरीज रिवील अबाउट हर इन द लेगेसी।
इलस्ट्रेट, ठीक है। तो जो एंजेलास जो डायरीज़ हैं उसमें से द लेगेसी को डिस्क्राइब करना है आपने, ओके, किस तरह से वो कर रही है तो उसके बारे में बताना है यहाँ पर। तो देखो सबसे पहले तो हम इनको जो पोएट हैं, जो राइटर हैं, वो हैं वर्जीनिया, ठीक है, वुल्फ। इनकी स्टोरी है ये द लेगेसी, ओके। लेगेसी नाम की स्टोरी है जिसके राइटर है वर्जीनिया वुल्फ। सो एंजेला डायरीज रिवील्स दैट शी हैड एन अफेयर विद सिसी मिलर्स ब्रदर, ठीक है। ये नाम लिख देना कि ये जो डायरी है या जो शॉर्ट स्टोरी है, इसमें जो एंजेला है, एंजेला की जो डायरीज़ हैं उससे पता चलता है कि उसका सीसी मिलर, ठीक है, सीसी मिलर के जो भाई हैं उनके साथ क्या है, लव अफेयर्स बोल सकते हो आप, ठीक है। मैं नाम लिख देती हूँ, सीसी मिलर, ठीक है, BM, ही इज़ द मैन, ठीक है, एंड कमिटेड सुसाइड आफ्टर ही डिड। मतलब कि जो सीसी मिलर के भाई जो हैं, सीसी मिलर का भाई है PM, इसके साथ क्या है, लव अफेयर है उसका, ओके, था मतलब, और उसके बाद उसने क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। ये पूरी कहानी है इसके बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे जो आप डिस्क्राइब करेंगे उसमें होगा कि फर्स्ट पॉइंट में लिख देना अफेयर्स, ओके। तो एंजेला's डायरीज रिवील दैट शी हैड एन इमोशनल अफेयर विद BM हु वॉज एक्चुअली सीसी मिलर्स ब्रदर, ठीक है। सुसाइड सुसाइड में आप लिखेंगे एंजेला's डायरीज ऑल्सो रिवील दैट शी कमिटेड सुसाइड जस्ट आफ्टर हर लवर हैड। जब BM ने सुसाइड कर लिया था उसके बाद ही जो है एंजेला ने वो भी सुसाइड कर लेती है, ठीक है। लेगेसी के बारे में हम लिखेंगे कि एंजेला लेफ्ट बिहाइंड 15 वॉल्यूम्स ऑफ हर डायरीज। 15 वॉल्यूम्स अपनी डायरी के 15 वॉल्यूम्स जो छोड़ जाती है, विच हर हस्बैंड, क्या नाम है उसका, गिलबर्ट, जो से क्लैंडन, ठीक है, वो पढ़ता है, ठीक है। जो उसकी डायरी होती है ना, बेसिकली क्या है कि जो एंजेला ने अपनी डायरी के जो 15 वॉल्यूम्स जो है ना वो छोड़ दिए थे, जिसको उसके पति जो गिलबर्ट क्लैंडन ने उसकी मृत्यु के बाद पढ़े। एंजेला जब मर जाते हैं तो उसके बाद उसका हस्बैंड जो है वो जो उसकी डायरी के 15 वॉल्यूम्स बच जाते हैं उनको वो पढ़ लेते हैं और वो हैरान हो जाते हैं। और एंजेला के जो रिलेशंस होते हैं इसके साथ, BM के साथ, जो उसके अफेयर्स होते हैं और उसकी सुसाइड के बारे में उसको पता चलता है इन वॉल्यूम्स के बारे में। ये जो 15 खंड बोलो, वॉल्यूम बोलो या पेपर बोलो, जो भी था। सो द लेगेसी है ये 1940s के आसपास जो लंदन में एक इंसिडेंट हुआ था उस पर बेस्ड है, और ये जो जेंडर इश्यूज़ और क्लास डिफरेंसेस को दिखाती है ये स्टोरी। एंड दिस स्टोरी टोल्ड फ्रॉम गिलबर्ट्स पर्सपेक्टिव, जो एंजेला के जो हस्बैंड है इनके पर्सपेक्टिव को भी दिखाती है, एंड यूजेस एन आयरनिकल टोन एंड स्ट्रीम ऑफ नॉन कॉन्शियसनेस ऑफ टेक्निक। मतलब ये जो गिलबर्ट की जो पर्सपेक्टिव तो दिखाती ही है, और इसमें एक ना व्यंग्यात्मक लहजा और जो एक चेतना, कॉन्शियसनेस की टेक्निक का यूज़ किया गया है इस स्टोरी में, कि किस तरह से आप अपनी चेतनाओं का यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। जब हम डीपली किसी चीज़ को पढ़ते हैं या समझने की कोशिश करते हैं तो उस चीज़ों पर इसमें थोड़ा सा फोकस किया गया है, ओके। देन ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस द इश्यू ऑफ मेंटल इलनेस एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस एज ब्रोट आउट इन द येलो वॉलपेपर। कि जो येलो वॉलपेपर जो स्टोरी है उसमें जो मेंटल इलनेस और जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जो दिखाया गया है, जो इशू जिसको यहाँ पर लाया गया है उसके बारे में यहाँ पर बात करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो ये जो स्टोरी है द येलो वॉलपेपर, ये स्टोरी है चार्लोटे पर्किंस गिलमन, ठीक है, ये राइटर हैं। गिलमन स्टोरी है येलो वॉलपेपर। चार्लोटे पर्किंस गिलमन की स्टोरी है येलो वॉलपेपर, ठीक है। सो इन दिस स्टोरी शी एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ मेंटल इलनेस, ओके, एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस थ्रू द कैरेक्टर ऑफ अ वुमन हु इज़ ड्रिवन इनसेन बाय द मेंटल कंस्ट्रेंट्स प्लेस्ड ऑन हर, ठीक है। मतलब कि एक महिला के चरित्र के माध्यम से जो मानसिक बीमारी और जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है
मनोवैज्ञानिक तनाव के विषय में ये स्टोरी है, जो उस पर लगाए गए मानसिक प्रतिबंधों के कारण वो पागल हो जाती है। ठीक है, उसके बारे में ये स्टोरी है। तो इसके बारे में हम फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप रिप्रेशन। रिप्रेशन मतलब दमन, किस तरह से उसका दमन किया गया। सो द नैरेटर इज़ फोर्स्ड टू हाइड हर एंजाइटीज एंड फियर्स टू मेंटेन द अपीयरेंस ऑफ अ हैप्पी मैरिज। ओके, एंड शी इज़ फोरबिडन फ्रॉम राइटिंग एंड विच इज़ अ पास्ट टाइम दैट रिलीव्स हर सफरिंग्स। मतलब कहने का है कि जो राइटर हैं वो एक हैप्पी मैरिड लाइफ जीने का जो एक दिखावा बनाए रखने के लिए अपनी जो स्ट्रेस और जो टेंशन्स हैं, ठीक है, उनको छिपाने के लिए मजबूर होना पड़ता है उसको। मतलब कहने का है कि जो राइटर हैं जिनके बारे में स्टोरी है, वो उनको अपनी जो एक उनको अपना स्ट्रेस और जो टेंशन है ना वो छुपा के रखनी पड़ती है, ताकि वो ये दिखा सके कि उनकी जो मैरिड लाइफ है वो बहुत अच्छी है। ठीक है, और उसको लिखने से मना कर दिया गया है। जो उसको एक खुशी मिलती है ना, उसकी पीड़ा को जो कम करता है राइटिंग, ठीक है, उसके लिए भी उसको मना कर दिया जाता है। सेकंड लिखेंगे आइसोलेशन। आइसोलेशन एकांत। ठीक है, तो जो द नैरेटर इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम, जो नैरेटर है शी इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी। स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी, ठीक है, एक्टिविटी क्या थी उसकी, राइटिंग ही थी। एंड वर्क एज पार्ट ऑफ अ रेस्टिंग क्योर। ठीक है, शी इज़ कन्फाइंड टू एन अपस्टेयर नर्सरी एंड हर हस्बैंड डिक्टेट्स एवरी आवर ऑफ हर डे। मतलब आइसोलेशन में आप क्या लिखेंगे, एकांत में, कि जो उनका जो रेस्टिंग एक उपचार के भाग के रूप में जो एक गतिविधि जो वो करती थी, स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी जो कर, उसको और काम से ना उसको अलग रखा गया है। तो एक ऊपरी मंजिल, जो उनके घर की जो एक ऊपर वाली मंजिल है, स्टोरी है, उस पर एक नर्सरी बनी होती है, तो वो वहीं तक सीमित रहती है। और जो उसका पति है उसके दिन के हर घंटे का मतलब पल पल पर उस पर नज़र रखता है। तो एक तरह से शी इज़ इन अ केज आप कह सकते हो। ओके, थर्ड पॉइंट में हम लिखेंगे लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ की कमी, समझदारी नहीं है, वो वाली बात। तो जो नैरेटर की फैमिली है ना एंड डॉक्टर, दे नेवर शो एनी कंसर्न अबाउट हर इलनेस, कि जो डॉक्टर हैं या जो फैमिली मेम्बर हैं वो उसकी जो बीमारी है उसके बारे में कोई टेंशन नहीं दिखाते, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। उसके हस्बैंड जो एक ऑलरेडी एक डॉक्टर हैं, उन्हें हिस्टीरिया रोग से मतलब बताते हैं कि उसको हिस्टीरिया का रोग है। ठीक है, और उनके साथ जो वाइफ के बजाय एक रोगी की तरह व्यवहार करते हैं। मतलब जो डॉक्टर, जो नैरेटर हैं, उसके पति ऑलरेडी डॉक्टर हैं, तो वो उसकी जो प्रॉब्लम है, उसको मेंटल इलनेस की और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की जो प्रॉब्लम है, जो लेडी है, तो उस लेडी को आप एक देखो, बेसिकली क्या होता है ना, जब घर में कोई बीमार होता है तो उसको हम एज ए फैमिली मेम्बर प्लस सिक पीपल दोनों चीज़ें लेके चलते हैं कि ठीक है हस्बैंड बीमार है, ठीक है, तो हम उसको हस्बैंड कंसिडर कर रहे हैं ना। बट यहाँ पे जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को एज अ वाइफ ना लेके सिर्फ एक पेशेंट की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये तो नहीं होना चाहिए। तो रिलेशन ऐसे नहीं चलते, क्योंकि अगर आप अपनी केयर नहीं शो करेंगे अपने पार्टनर के साथ, तो आप कितनी ही केयर कर लो वो ठीक नहीं होने वाला। अगर आप उसको सिर्फ एक रोगी की तरह ही ट्रीट करोगे तो वो कभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि रिलेशन में बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, इमोशंस मैटर करते हैं, टच मैटर करता है, और एक ओवरऑल केयर, तभी लोग हैं जल्दी ठीक हो पाते हैं। ऐसे ही होता है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखना आप, फोर्थ पॉइंट आ जाएगा हमारा जेंडर रोल्स। जेंडर रोल्स कि जेंडर्स का क्या रोल था, फीमेल का। तो दिस जो स्टोरी है, इट रिफ्लेक्ट्स द एटीट्यूड्स टुवर्ड्स मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ ऑफ अ वुमन इन द सोसाइटी। तो इसमें क्या था कि जो 19th सेंचुरी की कहानी है, इसमें जो सोसाइटी का जो रोल है ना, कौन सा रोल, वो रोल जो एक औरत की मेंटल और फिजिकल हेल्थ के बारे में जिस तरह से दिखाया गया है कि समाज कैसे लेता है उस चीज़ को, जब एक औरत मेंटली परेशान होती है या स्ट्रेस होता है या फिर साइकोलॉजिकली वो स्ट्रेस ले रही है, तो उस चीज़ को समाज कैसे देखता है। तो द नैरेटर्स हस्बैंड डायग्नोसिस ऑफ हर एज अ हैविंग अ टेम्परेरी नर्वस डिप्रेशन। मतलब जो उसका हस्बैंड है वो उसकी जो समस्याएं हैं उनको कैसे लेता है कि
जैसे एक तंत्रिका अवसाद बोलते हैं ना, नर्वस सिस्टम, जैसे कई बार हम लोग नर्वस हो जाते हैं किसी भी चीज़ को देखकर, तो वो एक छोटी सी चीज़ होती है। तो यहाँ पर ये इतनी बड़ी चीज़ हो रही है, मेंटल इलनेस हो रही है, साइकोलॉजिकली वो स्ट्रेस में जा रही है, उस चीज़ को उसके हस्बैंड जो है एक खाली नर्वस स्ट्रेस के लिए या नर्वस मतलब एक इम उसको बोलते हैं अस्थाई नर्वस वाली कोई बीमारी के, मतलब नॉर्मल सा उसको बताने की कोशिश करता है। तो ये एक उस समय की जो महिलाओं के लिए एक सामान्य सा एक वो था, मतलब इस तरह से उनका ट्रीटमेंट कर देते थे कि अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो कोई बात नहीं, वो एक नर्वस सिस्टम है, उसके थ्रू उनका जो उसको बोलते हैं टेम्परेरी नर्वस डिप्रेशन, ठीक है। तो ये एक ऐसे ही उसको डायग्नोस कर दिया, तो ये चलता था लेडीज़ के साथ। 5th पॉइंट में लिखेंगे आप डिसेंडेंट इनटू मैडनेस, डिसेंट इनटू मैडनेस, ठीक है। इसके बारे में हम लिखेंगे कि मतलब एक तरह से पागलपन की ओर जाना। तो जो नैरेटर हैं, तो नैरेटर का जो पागलपन की ओर जो एक जो उनका एक तरह से आप कह सकते हो कि जिस तरह से उसकी हालत होती जा रही थी, तो नैरेटर्स ग्रेजुअल डिसेंट इनटू मैडनेस, मतलब वो ना मैडनेस की तरफ उसका जा रहा था। एक्सपीरियंस्ड, शी एक्सपीरियंस्ड दिस बाय द रीडर्स थ्रू हर जर्नल एंट्रीज, ठीक है। एंड शी इज ड्राइवन मैड बाय द रिप्रेशन ऑफ हर इमेजिनेटिव पावर। मतलब जो यहाँ पे नैरेटर है ना, वो अपनी उसकी डायरी जो है ना, डायरी के माध्यम से वो ये अनुभव करती है, और वो अपनी जो एक कल्पना शक्ति के दमन से ही वो पागल हो गई है, वो इस तरह से बताने का इसमें कोशिश की गई है। फिर है 6 आएगा फ्रीडम, स्वतंत्रता। तो नैरेटर जो है वो स्वतंत्रता और आत्म साक्षात्कार जब मिलता है ना, तो वो एक मैजिकली आप बोल सकते हो, या नैरेटर्स इवेंचुअली फाइंड्स फ्रीडम, क्या मिलता है उसको, फ्रीडम और सेल्फ रियलाइजेशन, ठीक है। जब उसको पता चलता है ना, आत्म साक्षात्कार होता है, आज़ादी मिलती है। कब मिलती है? व्हेन शी मैजिकली पील्स ऑफ द वॉलपेपर, ठीक है। वॉलपेपर का मतलब, पील्स वॉलपेपर का मतलब यहाँ पर ये सिंबलाइज किया गया है कि जब वो उन बेड़ियों को तोड़ती है, जब वो उन चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश करती है ना, तब उसको मिलती है फ्रीडम, मिलती है, अपने आप में वो फ्री फील करती है, और सेल्फ रियलाइजिंग, खुद से मिलती है वो, ओके। फिर उसमें इसके बाद कर देना आप निष्कर्ष, कंक्लूजन लिख देना, छोटा सा 3-4 लाइन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम 9th क्वेश्चन करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, रिपीट होता रहता है। इस क्वेश्चन को आप अपने लिए कर सकते हो, रेडी कर सकते हो। अगर आप चाह रहे हो कि मैं कुछ एक्स्ट्रा पढ़ के जाऊँ, तो प्लीज़ इसको छोड़ना मत, ये भी इम्पोर्टेंट है, बट मैं यहाँ पर सिर्फ इसको डिस्क्राइब करने वाली हूँ। इसको आप पढ़ के ज़रूर जाना 10th क्वेश्चन को, ठीक है। तो अ किचन इन द कॉर्नर, पहले तो ये राइटर देख लो आप, इसके राइटर हैं C.S. लक्ष्मी, ठीक है, C.S. लक्ष्मी इसकी राइटर हैं। और ये जो पोएम है, स्टोरी है अ किचन इन द कॉर्नर, ठीक है, ये एक तमिल कहानियों का आप संग्रह बोल सकते हो, ठीक है। 25 इसमें कहानियाँ शामिल हैं, 25 स्टोरीज़ हैं इसमें, तो एक पूरा संग्रह है ये, इट्स अ बंच ऑफ स्टोरीज़, ओके। तो इन कहानियों में जो मेन कंसर्न्स जो उठाए गए हैं वो हैं सच एज जेंडर कंस्ट्रक्शन हो गया, जेंडर कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे हम यहाँ पर, सेल्फ लिबरेशन एंड इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज उठाए हैं। तो दिस स्टोरी जो है, ये जितनी भी स्टोरीज हैं इसमें 25 एम्फसाइज मदरहुड, सेक्सुअलिटी एंड द लिबरेटिंग कॉन्टोर्स ऑफ द बॉडी, ओके। मतलब है जो इन कहानियों में क्या है, मातृत्व, मदरहुड और सेक्सुअलिटी, और जो शरीर की जो मुक्तिदायक जो रूपरेखा बोल सकते हैं आप हिंदी में, या इंग्लिश में बोलेंगे कि आप लिबरेटिंग कॉन्टोर्स ऑफ द बॉडी, उसके बारे में यहाँ पर इसमें डिस्कस किया गया है डिटेल में। तो इसकी जो मेन चीज़ें हैं, द ब्रिंग आउट द पावर डायनामिक्स, जो हम चीज़ें बात करने वाले हैं, एक तो ये है कि इन कहानियों में जो अम्बाइज जो स्टोरीज हैं आर बोल्ड एंड क्रेजियस, आप लिखेंगे बोल्ड एंड
courageous। ठीक है, स्टोरियाँ जो है वो बोल्ड हैं और साहसी स्टोरीज़ हैं। फिर आप लिखेंगे इन दी स्टोरीज अम्माबाई हैज़ pieced together letters, journals, entries and notes in her own writing। मतलब अम्बाई ने अपने लेखन में जो लेटर्स हो गए, जर्नल्स हो गए और नोट्स को एक साथ जोड़ा हुआ है। फिर जो अम्माबाई के जो कैरेक्टर्स हैं वो तमिल भाषा में उनको अभिव्यक्ति का एक जो है फ्रीडम दी हुई है, या फ्रीली उसको तलाशने का काम करते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि जो दे एक्सप्लोर्स अ फ्री फॉर्म ऑफ लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशन इन तमिल लैंग्वेज। ठीक है, तमिल। ओके, एंड इन दिस स्टोरीज अम्माबाई कन्फ्रंट्स जेंडर कंस्ट्रक्शन की बात करती हैं वो, जिसका लिंग निर्माण का सामना आप बोल सकते हो इसमें। और इनमें क्या कि आत्ममुक्ति और कारावास, सेल्फ लिबरेशन, खुद को मुक्त करना, आत्ममुक्ति और इम्प्रिजनमेंट क्या होता है, कारावास जैसे सब्जेक्ट्स को इन्होंने उठाया है। ठीक है, फिर है कि इनकी जो कहानियाँ हैं उसमें मदरहुड और सेक्सुअलिटी, ठीक है, और जो बॉडी की जो अभी जैसे मैंने बताया आपको द लिबरेटिंग कॉन्टोर्स। ठीक है, लिबरेटिंग कॉन्टोर्स, इसके बारे में बात करती हैं वो। तो बेसिकली जो जितने भी यहाँ पर ये जो पॉइंट्स लिखे हैं ये सारे आपको डिस्क्राइब करने हैं इसमें। और यही जो थीम है इसकी, किचन इन द कॉर्नर, ये सारी थीम ही बताई गई क्योंकि हम वुमन राइटिंग पर बात कर रहे हैं। तो वुमन ने, आप देखोगे कि सबकी जितनी भी राइटिंग्स हैं, जितनी भी यहाँ पर हमने वुमन राइटर्स की बात करी, सबकी थीम लगभग सेम है। सभी ने सारे के सारे जो हैं इश्यूज़ जो हैं वो लगभग सेम ही उठाए हैं। ठीक है, तो ये था आज का पेपर। आई होप कुछ मदद मिलेगी आप लोगों को। पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। एंड मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ माई सब्सक्राइबर्स एंड हु आर लिसनिंग। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक एंड बाय बाय, टेक केयर।